हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पक्के और पकोही टाइगर रिजर्व को लेकर के। ये टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट लेकर के आई है और वो जो हाईवे जो है वो इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से निकलेगा। इसलिए बहुत सारे जो एक तरीके से एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको लेकर के विरोध किया है कि अगर इसके कोर एरिया से हाईवे निकलेगा तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं जिनको भी प्रिजर्व यहाँ पर किया जा रहा है उनके नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुँचाएगा और उससे उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें गिरावट आ सकती है। ये पक्के और पकोही टाइगर रिजर्व को लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। उसमें जब भी आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करो अगर उसके कोई अल्टरनेट नेम है तो आपको पता होना चाहिए। तो पक्के और पकोही टाइगर रिजर्व एक ही हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। सबसे पहली बात तो दूसरी बात, ये जो पक्के और पकोही टाइगर रिजर्व है इस यहाँ से दो रिवर निकलती हैं। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ में और वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर रिवर कामेंग रिवर निकलती है जिसका दूसरा नाम है भारेली रिवर। तो इसका अल्टरनेट नाम हो गया भारेली रिवर, मतलब इसका नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट को घेरने का काम करता है कामेंग रिवर या फिर भारेली रिवर। और इसके ईस्टर्न पार्ट पे पक्के रिवर बहती है, इसके ईस्टर्न पार्ट पे पक्के रिवर बहती है। ये जो कामेंग या फिर भारेली रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व में बहुत तरीके के फॉरेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं जिनमें आप देख सकते हो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि वेजिटेशन को लेकर के आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इस तरीके के जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जब भी आप किसी प्लेस को, किसी एरिया को डिस्कस करो तो वहाँ पर कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन है, कौन कौन से एनिमल्स को वहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है, ये सब कुछ आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये एरिया जब डिस्कस करो तो उनके बारे में ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसके साथ में ही नामेरी जो टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है, आसाम में है। दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी बॉर्डर बनाते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर, इंडियन लेओपार्ड, क्लाउडेड लेओपार्ड, इसके अलावा हॉर्नबिल, एशियाटिक जैकाल, बार्किंग डियर, एलिफेंट एंड गोर, इन सभी को प्रिजर्व किया जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम और देखें पक्के टाइगर रिजर्व, जब हमने नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखा है तो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और भी टाइगर रिजर्व हैं। पहले तो टाइगर रिजर्व क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। हमारे इंडिया में जब टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी तो उसी को लेकर के 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हम लेकर के आए और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में ही बहुत सारे जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको हमने टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया। तो यही टाइगर रिजर्व हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व को हम देख लेते हैं। बक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड। अगर हम इसकी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न अगर आप देखोगे तो बक्सा टाइगर रिजर्व है। फिर मानस, यहाँ पर जो मानस है आसाम में। उसके बाद में आता है नामेरी टाइगर रिजर्व, ये भी आसाम में है। ये है पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर है काजीरंगा जो आसाम में है और ये है नामदापा टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ईस्टर्न टाइगर रिजर्व की आप बात करो तो नामदापा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एक दंपा टाइगर रिजर्व है जो है मिजोरम में। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नामेरी के जस्ट नीचे सिचुएटेड है। तो ये हमने टाइगर रिजर्व के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखा। ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ना, इसने 2016 में, यहाँ देखिए 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया था इस पक्के टाइगर रिजर्व को, क्योंकि हॉर्नबिल नेस्ट अडोप्शन प्रोग्राम के तहत इस पक्के टाइगर रिजर्व में जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज ही उनको कंजर्व करने के लिए काम किया गया था। इसीलिए 2016 का ये जो अवार्ड है वो पक्के टाइगर रिजर्व को दिया गया था।
अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2015 का एक केस आता है। केरला के द्वारा एक पिटीशन डाली जाती है कि असेंबली में जब वहाँ पर बजट स्पीच दिया जा रहा था उस समय एक वहाँ पर हंगामा होता है और उस बजट स्पीच के दौरान जो भी वहाँ पर लोग होते हैं वो अपने फ्रीडम टू स्पीच, मतलब अपने इस तरीके के राइट का यूज़ करके कि हमें तो फ्रीडम है कुछ भी बोलने का, इसका यूज़ करके हम वहाँ पर कुछ भी अवरोध क्रिएट कर सकते हैं। इन सब को लेकर के बाद में पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी आपको या तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग जब चल रही हो तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके अगर उस असेंबली की प्रोसीडिंग को वायलेट करने की कोशिश करते हो या उसमें एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो ये सही नहीं है। ये आपके जो एक्टिविटीज़ है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, एक्ट ऑफ वेंडलिज्म कैन नॉट बी सेड टू बी मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बी टर्म्ड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली. It was not the intention of the drafters of the Constitution to extend the interpretation of freedom of speech to include criminal acts by placing them under a veil of protest. इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने भी बनाया था उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को इसलिए नहीं दिया था कि आप प्रोटेस्ट करोगे और प्रोटेस्ट करके जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें अवरोध पैदा करोगे, फिर बाद में उनको बोल दोगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, तो आपकी जो भी एक्ट एंड एक्टिविटीज़ अगर हमारी लॉ मेकिंग प्रोसीडिंग्स में अवरोध पैदा करेंगी तो ये सही नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज देखो, यूएस से, यहाँ देखिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन इंडिया की विजिट पर आते हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ में उनकी मीटिंग होती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। इसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और यूएस जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब उन्होंने मीटिंग की तो बहुत सारे इश्यूज जैसे कि अफगानिस्तान को लेकर के, कोविड-19 को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर के और क्वाड ग्रुप जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस इनफॉर्मल ग्रुप है, इसको लेकर के बातचीत हुई। इसको लेकर के किस तरीके से हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। इसमें यह भी बोला गया कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बेहतरीन रिलेशन है उसका बेहतरीन रिलेशन होने का मेन कारण ये है कि दोनों की दोनों जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी को काफ़ी अच्छे से फॉलो करती हैं। ब्लिंकेन के द्वारा ये भी बोला गया कि इंडिया में और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे फ्री प्रेस है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर डेमोक्रेसी में कोई भी चैलेंज आते हैं तो उनको इजीली हम रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के रूप में ये दोनों पॉइंट्स का वर्क करते हैं, फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब कोई भी किसी की पावर को एनक्रोच करने की कोशिश करे तो इनके तहत सारे वर्क किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो भी डेमोक्रेसी हैं, जो भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस और इंडिया का उन्होंने एग्जांपल लिया कि दोनों की दोनों जो कंट्री हैं बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर के फेस कर रही हैं, जैसे इंटर रिलीजियस रिलेशन, मीडिया फ्रीडम, फार्मर्स प्रोटेस्ट, लव जिहाद, वायलेंस, माइनॉरिटी राइट्स वर पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट US Secretary of State Antony Blinken had with a group of people including a representative of the Dalai Lama. ओके, उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया और यूएस जो है वो मेजर ग्रेट चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, मिजोरम और आसाम की जो बॉर्डर है वहाँ पर हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। उस कन्फ्लिक्ट में ये सामने आया था कि मिजोरम से कुछ लोगों ने अटैक किया आसाम की पुलिस के ऊपर और आसाम की पुलिस के 6 मेंबर वहाँ उसमें उनकी डेथ हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दोनों ने ही कोशिश की है कि मैत्रीपूर्ण तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए और जहाँ पर इनकी बॉर्डर है वहाँ पर एक न्यूट्रल फोर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाए। अंडर ए सीनियर CAPF ऑफिसर के अंडर वहाँ पर एक न्यूट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इस पे दोनों ने अपनी सहमति दिखाई है। नेक्स्ट न्यूज, हाई कोर्ट ने उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसको बोला है कि आपने
जो भी कोविड की एसओपी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनको वायलेट किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई चल रही थी कि चारधाम यात्रा जो है उसको कितने समय तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए और जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनको लेकर के क्या क्या प्रोसीजर होगा कि उनको कैसे ओपन किया जाना चाहिए। उससे पहले ही बहुत सारे एरियाज, उत्तराखंड एरियाज में 75 ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो नैनीताल एरिया में आते हैं, कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि पिछले सप्ताह वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव केसेस देखने को मिले। तो इसी को लेकर के जो हाई कोर्ट है उसने बोला है कि कोविड के जो केसेज बढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी गवर्नमेंट को, और ये जो भी वर्क है, जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको कुछ समय के लिए बंद रखिए, और बंद नहीं रख सकते तो उनको एक गाइडलाइंस के तहत आपको ओपन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अभी दिल्ली के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं राकेश अस्थाना, उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। तो उसी को लेकर के कांग्रेस ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको वायलेट करने की कोशिश की गई है। अभी देखो, सीबीआई डायरेक्टर के रूप में मिस्टर अस्थाना को अपॉइंट किया जाना था, लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, उन्होंने ये बोल दिया कि उनकी रिटायरमेंट में 6 महीने से भी कम का समय नहीं बचा है, तो उनको आप अपॉइंट नहीं कर सकते। अब दोबारा से जब उनको यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर जब उनको अपॉइंट कर दिया गया तो दोबारा से, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में 4 दिन से भी कम का समय बचा था, तो इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में जब उनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है किसी अलग पोस्ट के ऊपर, तो दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि इंटर कैडर अपॉइंटमेंट एक मेजर इशू है, मतलब, लेकिन फिर भी आप अगर इसको नहीं मानते हो तो किसी भी अपॉइंटमेंट को लेकर के द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो अप्रूव्ड द इंटर कैडर डेपुटेशन फ्रॉम गुजरात टू एजीएमयूटी कैडर। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शुड बी डन बाय द यूपीएससी एंड प्रिपरेशन ऑफ पैनल शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फ्रॉम ऑफिसर्स हु हैव एटलीस्ट 6 months और मोर टू रिटायर। मतलब 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा उनके रिटायरमेंट में समय होना चाहिए, तभी आप उनको किसी ऐसी पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हो। और जब मिस्टर अस्थाना के सिर्फ 4 दिन बचे हो रिटायरमेंट में और उस समय जब उनको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो एक तरीके से ये इलीगल है। और इलीगल जो गवर्नमेंट ने, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूल्स निकाला था कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा जिनका टाइम पीरियड बचा हुआ है उन्हीं को अपॉइंट किया जाना है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, अरावली जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उसमें लेकर के बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि उसमें एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, और जो भी नेचुरल हैबिटाट है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी को लेकर के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि जो भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें फार्म हाउसेज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको ख़त्म किया जाएगा, इन सबको हटाया जाएगा, ताकि जो फॉरेस्ट लैंड में एनक्रोच किया जा रहा है उनको क्लियर करने की आवश्यकता है। अरावली रेंज के बारे में अगर हम देखें, अरावली रेंज आपको पता होगा, यहाँ पर ये जो एरिया है गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। जो अरावली रेंज है वो बहुत ही पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज आती है, और इसका कंपैरिजन आप यूएसए के जो अपलेशियन माउंटेन है उससे कर सकते हो। हालांकि अपलेशियन माउंटेन और अरावली जो माउंटेन रेंज है वो अलग अलग समय में उनकी ओरिजिन हुआ था, लेकिन जिस तरीके से दोनों में डिस्ट्रक्शन हुआ है उसी के आधार पर इनको आप सिमिलरिटीज में डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में ये बोला है, उन्होंने एक केस फाइल किया कि उनका कुछ 1 दिन का पेमेंट काट लिया गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि साइक्लोन जो आया था अम्फान, उसमें लोगों का क्या किया जाए, रिलीफ किया जाएगा, इसलिए आपके पैसे को काटा जा रहा है। तो टीचर्स यूनियन ने
कलकत्ता हाईकोर्ट में इस बात को डाला कि बिना उनकी कंसेंट के उनकी जो भी पैसा है उसको आप नहीं काट सकते हो। मतलब एम्प्लॉयज़ का अगर खुद का मन है डोनेशन करने का तभी रिलीफ फंड में उनके पैसे को काटा जा सकता है, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला है। इससे पहले भी वहाँ का जो भी असेंबली हॉल है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, उसको बनाने के लिए भी आधे दिन की सैलरी काटी गई थी वहाँ के जो भी टीचर्स हैं उनकी, उसको लेकर भी कंसर्न था। ओके, देखो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद में जब हम इंडिया आज़ाद हुआ तो 1951 में इसको नेशनल इम्पोर्टेंस यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटका के नए सीएम बन गए हैं मिस्टर बोमई, और जैसे ही उन्होंने सीएम का पद लिया, जो वहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, उन्होंने उनको ओथ दिलवाई। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया, जैसे कि फॉर फार्मर्स चिल्ड्रन एंड हाइकिंग पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन्स विडोज एंड डिसेबल्ड। इनके लिए तो जो भी स्कॉलरशिप है, जो भी पेंशन थी उसको हाइक किया है, और किसानों के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लेकर के वो आए हैं। नेक्स्ट न्यूज, हमारे इंडिया में चंद्रयान 3 को लेकर के बोला जा रहा है कि 2022 का जो थर्ड क्वार्टर होगा उस दौरान ये नया प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। देखो जो चंद्रयान प्रोग्राम है वो इसरो ने रशिया के साथ मिलकर के इसको स्टार्ट किया था, और इसको स्टार्ट करने का कारण, मेजर कारण ये था कि हम इस जो भी चांद के बारे में, मून के बारे में जो भी मेजर चीज़ें हैं उनको पता लगा सके। लास्ट ईयर 2019 के समय में चंद्रयान 2 इंडिया ने भेजा था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो साउथ पोल वाला रीजन है वहाँ का, मून का, उस एरिया में इंडिया ने इसको डिप्लॉय किया था। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, अब चंद्रयान 3 में देखा जाएगा कि किस तरीके से वर्क किया जाएगा। वहाँ से जो भी वहाँ की सॉइल है, जो भी वहाँ की रॉक्स है, उसको इंडिया अर्थ के ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसकी स्टडी की जा सके कि चांद के ऊपर, मून के ऊपर किस तरीके से लाइफ को क्रिएट करने के क्या अवसर हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बोला है, राजनाथ सिंह HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी दुशांबे तजिकिस्तान में, उसमें उन्होंने ये बोला कि टेररिज्म जो है वो ग्लोबल पीस के लिए एक मेजर थ्रेट उभर करके सामने आ रही है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ये कोविड-19 जैसी जो समस्याएं हैं, जो पेंडेमिक हैं, जिनको आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के नाम से जान सकते हो, जिसमें पेंडेमिक्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एसोसिएटेड सोशल डिसरप्शंस, ये नेशनल और इंटरनेशनल लैंडस्केप के ऊपर मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर इफेक्ट दिखाते हैं। इसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, इनको एंड ए न्यू टेक्नोलॉजी हैव कंबाइंड टू फॉर्म ए होल न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ सब कन्वेंशनल सिक्योरिटी इश्यूज, और इनको आप तभी एड्रेस कर सकते हो जब भी सारे के सारे जो नेशन हैं वो कोऑपरेशन के साथ में वर्क करें। HCO के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो आपको पता होना चाहिए, 1996 में जो HCO है उसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में इसमें रशिया, चाइना, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज थे। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ जाता है, और तब इसका नाम चेंज होकर के होता है HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इसके 8 मेंबर हैं। HCO के 2 परमानेंट बॉडी हैं, एक तो इसका हेडक्वार्टर है और एक है इसमें रेड्स, मतलब रीजनल एंटी टेररिज्म जो ग्रुप है वो। तो दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो ICMR के द्वारा 4th सर्वे करवाया गया है, और उसमें ये देखा गया है कि हमारे इंडिया में सीरो प्रेवलेंस कैसे, किस तरीके से, कौन से स्टेट में कितनी मेजोरिटी में प्रेजेंट है। सीरो प्रेवलेंस मतलब एंटीबॉडीज की प्रेजेंस। तो जब हमने ये देखा तो केरला में जब हमने स्टडी की तो सबसे लोवेस्ट वहाँ पर एंटीबॉडीज अवेलेबल है लोगों की बॉडी में। इसी की वजह से वहाँ पर दोबारा कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं। और सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में, सेकंड राजस्थान, फिर बिहार, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। लोवेस्ट में बात करें केरला, आसाम, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट न्यूज देखो, फॉरेन पेज से न्यूज है। इसमें बोला गया है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और तालिबान के बीच में
एक डिस्कशन हुआ और ये जो डिस्कशन है वो चाइना का एक रीजन है तियानजिन रीजन, जो बीजिंग से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, एक पोर्ट सिटी है। वहाँ पे डिस्कशन होता है और इसमें तालिबान के द्वारा ये बोला जाता है कि तालिबान जो भी अफगानिस्तान की लैंड है उसका कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा चाइना के खिलाफ में। चाइना जिस तरीके से यूएस और नाटो एलीज यहाँ से पीछे हटी हैं, चाइना ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश वर्क करने की कोशिश की जा रही है, उसको इस तरीके से भी माना जा रहा है कि चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है ताकि जो सेंट्रल एशिया में भी वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके और इस सारे एरिया में अपने अंडर कवर करने की कोशिश कर सके, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका में एक बिल पास हुआ है और वहां पर ये बोला जा रहा है कि जो एजुकेशन एरिया है उसको मोर मिलिटराइजिंग किया जा रहा है, मतलब मिलिट्री का रोल वहां पर ज़्यादा प्ले किया जाएगा। इसी को लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि एजुकेशन एक सेपरेट एरिया है, मिलिट्री एक सेपरेट एरिया है, दोनों को अलग अलग रखने की आवश्यकता है, दोनों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिलिट्री एजुकेशन अलग है और जो नॉर्मल एजुकेशन होती है वो अलग है, तो दोनों को अलग अलग रखा जाए। नेक्स्ट न्यूज, जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस और यूएस की जो नाटो एलीज है वो पीछे हटती है, इसमें क्या होता है, तालिबान जो भी बॉर्डर एरियाज है, जैसे पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर एरिया, तजिकिस्तान के साथ में बॉर्डर एरियाज, ईरान के साथ में बॉर्डर एरियाज, वहां पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो रशिया जो है वो तजिकिस्तान की जो भी आर्मी है उसको एक तरीके से मोर पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर एक रशिया तजिकिस्तान की आर्मी को वेपन्स देगा, बूस्ट करेगा, उनके साथ में ट्रेनिंग सिस्टम करेगा ताकि नेबरिंग जो कंट्री अफगानिस्तान है जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन सिचुएशन को काउंटर किया जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।